नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। 2021 का आधा साल भी तकरीबन कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। आर्थिक मोर्चे पर हम अभी भी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से एक और वैक्सीनेशन अभियान, दूसरी लहर का कम होता असर और पटरी पर लौटता आम जनजीवन से उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस तीसरी लहर के खतरे की ओर आगाह कर रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर जो अपने साथ 250 से ज्यादा सहयोगी उद्योगों का संचालन करता है, उस रियल एस्टेट ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज्यादा नुकसान को झेला। अभी भी उबरने की कोशिशें जारी हैं। अलग अलग निजी संस्थान अपनी रिपोर्ट्स के जरिए रियल्टी सेक्टर के हालातों को बयां करते रहे हैं। हालिया रिपोर्ट है proptiger.com की, जो बिक्री, नए लॉन्च और बिना बिके घरों को लेकर बीते तिमाही के आंकड़े पेश कर रही है। ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? मानसून सीजन जारी है और इसके ठीक बाद त्योहारी सीजन आने वाला है। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है? आगे रियल्टी सेक्टर में सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं या फिर मुश्किलों का दौर जारी रहने वाला है? कोरोना काल में खुद को बनाए रखने के लिए डेवलपर्स किस तरह की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं? इन्हीं बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। तो बने रहिए हमारे साथ। रियल्टी सेक्टर के टॉप एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। मनी रंगराजन है हमारे साथ, ग्रुप COO हाउसिंग, मकान और proptiger.com। और अमित गोयनका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MD नेसस फाइनेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित गोयनका जी, आपके पास आएंगे। जानकारों और तमाम रिपोर्ट्स के सीधे दावे हैं कि कोरोना की पहली दूसरी लहर ने रियल्टी सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फोरक्लोजर, हाउसिंग में स्ट्रेस सेल जैसे मसलों पर हमने प्रॉपर्टी प्लस में पहले भी चर्चा की है। लिहाजा सेल और न्यू लॉन्च को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, काफी हद तक तो इसकी आशंका पहले भी थी, लेकिन लिंक्डइन का एक डेटा थोड़ी राहत दे रहा है। वो ये कि भारत में हायरिंग रेट अप्रैल में 10% था, जो कि मई में बढ़कर 35% हो गया है। यानी नौकरियों के चांस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर के सेंटिमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, हाउसिंग सेंटिमेंट मुझे लगता है कि बीच में एक थोड़ा सा रुकाव जरूर आया था, क्योंकि हमने पहले तिमाही में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक देखा। जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने बहुत बढ़ोतरी देखी सेल्स की। कई सारी रिपोर्ट्स आई जहाँ पे हमने अनप्रेसिडेंटेड या ऐसे पहले कभी देखा नहीं उतनी ज्यादा बिक्री देखी। जो 5 साल में बिक्री नहीं देखी थी, उतनी बिक्री हमने एक क्वार्टर, अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हमने ऑप्टिमिज्म देखा। इसके चलते काफी सारे लॉन्चेस भी अनाउंस हुए, मगर अब ये जो अप्रैल मई का जो ठहराव आया, वहाँ पे सेंटिमेंटल डैमेज काफी रहा है। ये जो जॉब क्रिएशन है वो डेफिनेटली चलेगी। अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल है, कंज्यूमर गुड्स है, ई कॉमर्स है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो वापस से अब उभर कर आना शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी अभी भी सचेत बना हुआ है, थोड़ा सा कॉशन बना हुआ है, मगर बाकी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म बनता दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट की तरफ और ग्रोथ की तरफ। इसके चलते अभी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है, वर्क फ्रॉम होम भी आई थिंक कुछ हद तक चलता रहेगा। इसके लिए जो हाउसिंग डिमांड है वो बरकरार है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर अपने RBI की रिपोर्ट देखें तो 24 महीनों का सबसे कम आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री इस समय देखी गई है, जो तकरीबन 7 लाख घर है। पिछले साल यही इन्वेंट्री 8.5 लाख घर थी। मतलब न्यू लॉन्चेस के अलावा बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री गई है। काफी हद तक ये जो है रेडी इन्वेंट्री की तरफ रुक रहा है। में जो ब्रांडेड लिस्टेड प्लेयर्स के शेयर अगर आप देखिए तो वो सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। जो नॉन लिस्टेड हैं लेकिन रिप्यूटेड ब्रांड हैं, उन्होंने बढ़िया सेल भी की है, लेकिन जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे उन्हें मार्केट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बड़ी समस्या इस बीच ये निकल कर आ रही है कि भारी मात्रा में प्रोजेक्ट पहले से अटके हुए थे, फिर अटकते हुए दिख रहे हैं। स्वामी फंड का दायरा बढ़ाने की बात काफी पहले से की जा रही है। फंड एक अलग मसला है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए उनमें सही बिल्डर की एंट्री बहुत जरूरी है। क्या सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता हो सकता है इस बीच अटक रहे प्रोजेक्ट्स को ना अटकने देने के लिए, और अगर अटक भी गए हैं तो उनको पूरा करने के लिए? ये बहुत अहम सवाल है दीपक जी, और इसका मुझे लगता है कि कोई आसान जवाब नहीं है। शायद निरंजन सर जो है वो इसको राष्ट्र स्तर पर कोई जवाब ढूंढ लाएं, केंद्रीय मंत्री से मिलकर या स्टेट मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम हो गई है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रही। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो तो पैसे से हल की जा सकती है, जहाँ पे मार्जिन है, जहाँ पे पैसे बाहर नहीं हुए हैं, जहाँ पे धोखाधड़ी नहीं हुई है, और कोई जेन्युइन कारण से अगर प्रोजेक्ट अटका है, चाहे वो अप्रूवल के बतौर
या कोई इनकेपेबिलिटी ऑफ डेवलपर के बतौर की उनकी खुद की कोई पर्सनल ऐसी हालात हुई हो जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पा रहे, तो उसके तो हल है हमारे पास। मगर ये जो उसके बाहर की जो चुनौतियां हैं कि जहाँ पे वो सारा पैसा बाहर हो चुका है या उस तरीके से माल बेचा गया है जब कभी प्रॉफिट ही नहीं था, तो उसके लिए हमको एक सोशल इम्पैक्ट की तरीके से उसको डील करना होगा। उसका कोई आर्थिक सुझाव नहीं दे सकते। कुछ हद तक ये भी देखा गया है कि जैसे मुंबई में सेल्फ रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पे होम बायर्स या सोसाइटी मेंबर्स या टेनेंट्स खुद मिलकर इसको खत्म करें प्रोजेक्ट को। हमने एक एनसीएलटी मैटर में भी देखा गया है 3C में, जहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कंपनी और वो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है, होम बायर्स ने मिलकर अब उसको खत्म करने की रणनीति बनाई है और अब खुद पैसा डाल के बचा हुआ वो प्रोजेक्ट खत्म करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एक सेल्फ रीडेवलपमेंट या जो ऑक्यूपायर्स बायर्स का जो एक मोर्चा बनाकर और उनको अगर एम्पावर किया जाए कि आप खत्म करें और इसमें जो भी बनता है वो आप रख लें, मगर वो फाइनेंशियल या टेक्निकल सोल्यूशन है। मगर ये जो लीगल सोल्यूशन है या जो मार्जिन इरोजन का प्रॉब्लम है वो फिर एक लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय निवेशक दुबई में निवेश कर रहे हैं। क्या दुबई में निवेश करना वाकई इतना फायदेमंद है या फिर इंडिया में, भारत में निवेश करना प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में चर्चा जारी है और हम बात कर रहे हैं कि बीता तिमाही किस तरह का रहा है रियल एस्टेट मार्केट के लिए, बिक्री कैसी रही, न्यू लॉन्चेस कैसे रहे और आने वाला जो समय है वो रियल एस्टेट मार्केट के लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है। तीसरी लहर के बीच में रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से बढ़ोतरी दिखाएगा, किस तरह से बिक्री बढ़ेगी या फिर न्यू लॉन्चेस की क्या हालात रहेगी, इन्हीं पर चर्चा जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, भारतीय निवेशकों ने दुबई में 6 बिलियन दिरहम इन्वेस्ट किया है। क्या भारतीय एलीट क्लास भारत के मुकाबले दुबई में निवेश को ज्यादा बेहतर मान रहा है? क्या बड़ी वजह देख रहे हैं आप दुबई में रियल एस्टेट में निवेश करने को लेकर? देखिए, दुबई में इन्वेस्टमेंट का जो एक मुहिम रहा है रेंटल यील्ड को लेकर, वो आज नया नहीं है, बहुत पुराना है। और एलआरएस स्कीम जब से अलाउ हुई कि आप जाके घर ले सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो सबसे क्लोजेस्ट मार्केट जो रहा है इंटरनेशनल मार्केट वो दुबई ही रहा है, तो आसान हो गया है। प्लस दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं निकाली कि आप 100% ओनरशिप में ले सकते हैं, आप लाइफ लॉन्ग वीज़ा ले सकते हैं, 90-99 साल का वीज़ा ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी वहाँ पे रेगुलेटरी रिलैक्सेशन के चलते वहाँ पे घर लेना थोड़ा सा आसान होता गया है कुछ सालों में। और इंटरेस्ट रेट तो खैर वहाँ पे कम है ही है, मगर मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई रियल रिटर्न है दीपक जी, बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ की जो एक्चुअल इकोनॉमिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उम्दी नहीं है। जो बिजनेस एक्टिविटी देखा जाए तो ज़्यादा करके वो टूरिज्म और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कुछ सेक्टर्स पर टिकी हुई होती है। अब क्योंकि वहाँ पे डिमांड पैरामीटर्स उतने नहीं हैं और इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी इसके लिए हालात वैसे कम हुए हैं। उसके चलते प्राइस में गिरावट भी बहुत आई दुबई में, तो अट्रैक्टिव लगने लगा। कई लोगों ने वहाँ पे स्कीम्स चला रखी है कि यहाँ आपको 5, 6, 7, 8% तक की रेंटल यील्ड आपको उपलब्ध कराएं ताकि माल बिक सके। उस लालच में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि यहाँ पे इतनी यील्ड नहीं मिल पाती इंडियन रियल एस्टेट में, शायद 2%, 2.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, जहाँ आपको 7% की आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। वहाँ पे 4% बोरोइंग कॉस्ट के सामने आपको 6 से 7% रिटर्न का वायदा दिया जाता है, मगर वो शॉर्ट टर्म मेजर है क्योंकि वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी अब थोड़ी सी कम है उस टाइप के रिटर्न की। काफी सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है काफी लोगों की। इनफैक्ट एक्सपो 2020 पर बहुत ज्यादा उम्मीद टिकी हुई थी, जिसके भी चलते काफी घर बिके, लोगों ने प्राइस गिरा गिरा के काफी ज्यादा वहां पे माल बेचने की चेष्टा की है। पर मुझे ये सस्टेनेबल प्लान नहीं लगता क्योंकि फंडामेंटल्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है उस रीजन के। तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट ज्यादा पुख्ता है, इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न्स के लिए ज्यादा स्टेबल है। वो एक जी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग हुई है क्योंकि दाम गिरे हैं और शॉर्ट टर्म यील्ड का वायदा दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है।
बिल्कुल अमित जी, यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दूसरी लहर का असर घटने लगा है, नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने डेवलपर्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, लिहाजा प्रॉपटेक का एक बड़ा मार्केट नजर आ रहा है। स्टील सीमेंट के भाव में इजाफा हुआ है, लिहाजा घरों के भाव बढ़ने तय हैं। कमर्शियल सेगमेंट लॉन्ग टर्म में बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। डेवलपर्स की ओर से स्टैम्प ड्यूटी के छूट की मांग दोबारा की जा रही है ताकि सेल को सपोर्ट मिले। बड़ी बात, भारत के मुकाबले एलीट क्लास दुबई में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ निरंजन सर, मनी जी और अमित गोयनका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। शो से जुड़े आपके सवाल, राय या प्रतिक्रिया को आप हमें मेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। बाकी बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।